हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDLA 138। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सो व्यूअर्स, तो इस पे हमें टिप्पणी लिखना है जो कि दिया गया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा पर हमें टिप्पणी लिखना है। आगे लिखेंगे, महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रसिद्ध कवयित्री है। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान और विचारक थे, जबकि उनकी माता भक्ति से परिपूर्ण और एक धर्मपरायण महिला थी। माता के धार्मिक होने के कारण ही महादेवी वर्मा जी बचपन से ही अपनी माता से रामायण और महाभारत की कहानियाँ उससे सुनती थी। महादेवी वर्मा चूँकि छायावादी कवयित्री थी, इसलिए छायावादी कवयित्री होने के कारण उनकी कविताओं में संवेदनशीलता काफ़ी अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनकी काव्य की विशेषता यह है कि इनके काव्य में भावुकता और अभिव्यक्ति की भावना लोगों के हृदय को छू जाती है। अर्थात महादेवी वर्मा अपने काव्य के माध्यम से इस प्रकार वर्णन करती है कि लोगों के मन में दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की भावना जाती है। फिर आगे लिखेंगे प्रमुख काव्य ग्रंथ। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, निहार 1930, फिर यामा 1940, दीपशिखा 1942, संध्या गीत 1936। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं का व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, महादेवी वर्मा के काव्य का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके काव्य में संवेदनशीलता होती है, अर्थात यह दूसरों के दुख में दुखी होती हुई नजर आती है। फिर नंबर 2 पॉइंट में लिखेंगे, महादेवी वर्मा का काव्य विरह, पीड़ा और करुणा से भरा परिपूर्ण होता है, अर्थात इनके काव्य में हम मानव जीवन की पीड़ा और व्यथा, इसके अतिरिक्त लोगों के प्रति अपने मन में दया का भाव इनके काव्यों में प्रतीत होता है। फिर नंबर 3 पॉइंट में लिखेंगे, यह अपने काव्य में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार करती है जिससे कि वह मानव और सजीव प्रतीत होता है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट में, ये कुछ प्रासंगिक काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि बाकी के काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 5 पॉइंट में, इनके काव्य में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग अधिक है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 6 पॉइंट में, यह अपने काव्य को एक संगीत का रूप दे देती है, अर्थात इनके काव्य में संगीतात्मक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिपोर्टाज। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट समाचार पत्रों में हम देखते हैं। इस तरह का रिपोर्ट केवल समाचार पत्रों के लिए ही लिखी जाती है, लेकिन जब इसी रिपोर्ट को हम कलात्मक ढंग से और साहित्य के ढंग से अगर हम एक नया रूप दे दे तो रिपोर्ट को हम रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी घटनाओं को अपनी खुली आंखों से देखते हैं तो उस घटना के ऊपर हम रिपोर्टाज लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी घटना को देखने के अलावा सुनते भी हैं तो सुनने के बाद उन घटनाओं पर हम रिपोर्टाज लेखन कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एकलव्य के नोट्स श्री फरीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज में से एक सबसे प्रमुख रिपोर्टाज का उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।